अब देखो सवाल नंबर 2। ठीक है, सवाल नंबर 2 में क्या है कि कुछ समस्या दे दी शब्दों में और हमें इनको द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए, यानी कि निरूपित करना, केवल द्विघात समीकरण बनाने हैं। ठीक है, इस रूप में लाके छोड़ना है इनको सबको। ठीक है, तो देखो सवाल नंबर 1 पढ़ो अपना, सवाल 2 का पहला। क्या कहा, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर वर्ग है। ठीक है, मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। देखो एक आयताकार भूखंड कह दिया इन्होंने, सवाल नंबर 2 का पहला। आयताकार यानी कि आयत के आकार का। ठीक है, जिसकी लंबाई मीटरों में, लंबाई मीटर में ले रखी। एक तो इसका क्षेत्रफल दे दिया, सीधी सी बात, 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। यदि लंबाई ये है हमारी और चौड़ाई ये है हमारी, तो लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से एक ज़्यादा है, ये इसके दुगने से एक ज़्यादा है। यदि ये x हो, यदि हमने चौड़ाई x मान ली, तो लंबाई क्या बताई इन्होंने, चौड़ाई के दुगने से, इसका दुगना कितना है 2x, और इससे भी एक ज़्यादा है, इससे एक ज़्यादा कितना होगा +1, यानी कि लंबाई इतनी है। समझे क्या, यदि हमारी चौड़ाई x है तो लंबाई उसके दुगने से एक ज़्यादा होगी, दुगना तो ये हो गया और एक ज़्यादा होगी, यदि चौड़ाई जो है लंबाई जो है। ठीक है, उम्मीद है बात समझोगे। ठीक है, यदि आप यूँ करते हो क्या कि इसको कुछ और मान लो, कोई भी चर मान लिया, इसको t मान लिया। ठीक है, तो ये दुगने से एक ज़्यादा है, तो दुगना तो ये होगा 2t और +1, एक ज़्यादा ही हो गया। ठीक है, बात तो वही पड़ेगी, चर ही बदले केवल। ठीक है, और देखो, और हमें पता क्षेत्रफल क्या हुआ आयत का, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि 2t + 1 गुना t, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 528, ये तो है क्षेत्रफल। और इसे हल करेंगे तो एक समीकरण बन जाएगा, द्विघात समीकरण। ठीक है, यही हमारा सवाल था, लेकिन इसको करेंगे किस तरीके से वो देखो। माना एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई मानेंगे। ठीक है, अच्छा कुछ के मन में सवाल होगा कि हमने लंबाई को क्यों नहीं माना, वो बताऊंगे अभी। माना एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर है। ठीक है, क्षेत्रफल यदि मीटरों में है तो हम इनकी लंबाई और चौड़ाई को भी मीटरों में ही लेंगे। ठीक है, देखो सवाल को यदि आप ध्यान से पढ़ो, दूसरी लाइन कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। लंबाई चौड़ाई के पदों में दी इन्होंने। ठीक है, लंबाई की बात चौड़ाई के रूप में बताई कि लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक ज़्यादा है, तो जिसकी साथ तुलना की जा, कोशिश करें हम उसे ही मानने की। अक्सर हम या फिर ज़्यादातर हम उसे ही मानने हैं। इन्होंने कहा लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक ज़्यादा है, तो हमने चौड़ाई को ही मान लिया क्योंकि चौड़ाई के साथ तुलना करें उसकी। ठीक है, आगे भी सवालों में क्या करेंगे, जिसके साथ तुलना की जा रही है उसे ही मान लेंगे। ठीक है, तो माना एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई तो x है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, तो लंबाई कितनी, इसके दुगने से यानी कि 2x, उससे भी एक ज़्यादा तो ये हो गए। ठीक है, मीटर। ठीक है, तो लंबाई ये होगी। ठीक है, और चूंकि आयत का क्षेत्रफल बराबर 528 मीटर स्क्वायर, ये दे रखा पहले से ही, सवाल में दे रखा है तो। ठीक है, पहली लाइन में, इसलिए अब आयत के क्षेत्रफल का, इसका सूत्र क्या हुआ, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई क्या है हमारी ये वाली, यानी कि 2x + 1। ठीक है,
2x+1 गुना और चौड़ाई क्या है x बराबर क्या 528। ये तो हमारा क्षेत्रफल है, इसको हल करो। ठीक है, इम्प्लाइज x की गुना 2x में करेंगे 2x² प्लस x की गुना 1 में करेंगे x और बराबर 528 इम्प्लाइज 2x² प्लस x, इसको भी इधर ले आओ -528 बराबर 0। ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया। इसी रूप में हमें निरूपित करनी थी। ये जो समस्या थी सवाल नंबर 1 की, सवाल नंबर 2 के पहले पार्ट की, इस समस्या को हमें ये द्विघात समीकरण बना के दिखाना था, बस ये बना दिया। ठीक है, इसे हल नहीं करना, केवल यहीं तक छोड़ देना। ठीक है, ये आपका सवाल नंबर 1 हो गया। अब देखो सवाल नंबर 2। ठीक है, इसमें देखो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। ठीक है, इसे हल भी करना पड़ेगा लेकिन वो आगे एक्सरसाइज में करना पड़ेगा, अभी इसको हल नहीं करना। अभी हमारा काम केवल इतना था कि इनको समीकरण बना के दिखाना था। ठीक है, अब देखो सवाल नंबर 2, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ठीक है जी, तो देखो कैसे बनाऊंगी। दो क्रमागत कैसे होगी, जो क्रम से आ रही। जैसे 7 के बाद क्या आ गया 8, 9 के बाद क्या आ गया 10, 21 के बाद क्या आ गया 22, ये तो होगी क्रमागत। ठीक है, धनात्मक। ठीक है, धनात्मक का मतलब है प्लस के। यदि ये धनात्मक ना कहता तो फिर -3 के साथ क्या आ गया -2, इस तरीके से भी ये भी तो क्रमागत ही थे। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक कह दिए। ठीक है, पूर्णांक का मतलब है पूरी संख्या, ऐसे नहीं कि 7 और 7.1, ये भी क्रमांक है, ये क्रमागत है। ठीक है, लेकिन क्या लेने हमें पूर्णांक ऐसे वाले, और कैसे प्लस के। ठीक है, तो समझ गए होगे। अच्छा, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के बीच में कितने का अंतर हुआ, हमेशा 1 का। यदि ये 7 है तो ये 7 + 1 है। यदि कोई संख्या 21 है तो इससे अगली संख्या क्या होगी, इसके क्रमागत 21 + 1, अगली संख्या ये तो होगी। यदि पहली संख्या x है तो अगली संख्या x + 1 ही तो होगी। ठीक है, क्रमागत संख्याओं का यही हिसाब है, क्रमागत पूर्णांकों का। यदि पहली संख्या x है तो अगला पूर्णांक कैसे निकाल लें हम, बस 1 जोड़ दें उसमें। जैसे हमें कह दिया कि 1001 एक पूर्णांक है, इससे अगला पूर्णांक बताओ, तो हमें पता कि 1002 हो जाएगा। कैसे पता लगा, इसमें 1 जोड़ दिया हमने। ठीक है, तो यदि हमारा एक पूर्णांक x मान लिया तो इसके क्रम में आने वाला अगला पूर्णांक कौन होगा, x + 1। ठीक है, अच्छा फिर क्या कहा, उन्हीं का गुणनफल 306 है, तो पूर्णांकों को ज्ञात करना। तो एक संख्या है हमारी, एक क्या है, इनका ही गुणनफल 306 है। इसी को यदि हम थोड़ा सा आगे बढ़ा दें तो वही हमारा समीकरण बन जाएगा। ठीक है, देखो माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रम से x और x + 1 है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक होगी, या तो आप दोनों को ही मान लो या फिर एक को मान लो, तो दूसरा अपने आप पता लग जाएगा x + 1 है। ठीक है, फिर सवाल में क्या दिया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा कि दोनों का गुणनफल ही हमारा 306 है। ठीक है, 306, तो दोनों का गुणनफल का मतलब है x गुना x + 1 बराबर 306। ठीक है, गुना कर दो, x गुना x में करेंगे x² प्लस x गुना 1 में करेंगे x बराबर 306। सबको एक ही तरफ ले आओ, इम्प्लाइज x² + x - 306 बराबर 0। तो ये हमारा समीकरण बन गया। ठीक है, द्विघात समीकरण, और यही हमें बनाना था। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सवाल नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब इस समीकरण को यदि हम हल कर दें तो ये दोनों संख्याएं आ जाएंगी हमारे पास। ठीक है, लेकिन हमें हल नहीं करना अभी इस एक्सरसाइज में। ठीक है, उससे आगे चलो। अब सवाल नंबर 3 है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है,
रोहन है कोई बच्चा, ठीक है, रोहन, और इसकी माँ इससे 26 साल बड़ी है। जितनी इसकी उम्र है इससे 26 साल ज़्यादा है इसकी माँ की है। यदि रोहन की उम्र x साल है तो इसकी मम्मी की उम्र कितनी होगी? इससे 26 ज़्यादा, 26 ज़्यादा कितना होगा? x + 26। फिर क्या कहा? उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। यानी कि इन दोनों की उम्र का गुणनफल जो है अब से 3 साल बाद कितना हो जाएगा? 360। अब से 3 साल बाद। अभी तो इसकी उम्र है x, तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी? 3 साल बाद 3 जुड़ जाएंगे इसमें, x + 3, ठीक है। अभी तो इसकी मम्मी की x + 26 है, 3 साल बाद कितनी हो जाएगी? 3 साल बाद 3 इसमें जुड़ेंगे, यानी कि x + 26 + 3 जुड़ गए, ठीक है। इसकी तो उम्र यही है x + 3, ठीक है, और इसकी क्या होगी? x + 29, 26 3 29, बस यही जोड़ा और नहीं कुछ भी किया। तो इसकी 3 साल बाद इतनी होगी और इसकी इतनी होगी, ठीक है। और क्या कहा? इनकी आयु का 3 साल बाद जो गुणनफल है वो कितना होगा? 360, ठीक है, यानी कि x + 3 गुना x + 29 बराबर 360। यही तो बात कही, इसको हल कर देंगे तो समीकरण बन जाएगा, ठीक है। और यही बात हमें बतानी थी। तो इसको भाषा में कैसे लिखेंगे, यानी कि सवाल जब करेंगे तब कैसे लिखेंगे, देखो। माना सवाल नंबर 3, माना रोहन की आयु, वर्तमान आयु लिख लो, वर्तमान आयु x वर्ष है, ठीक है। और क्या कहा कि रोहन की माँ उससे 26 साल बड़ी है, ठीक है। तो रोहन की माँ की वर्तमान आयु वो कितनी होगी? जब इससे 26 साल बड़ी है तो x + 26 साल होगी, ठीक है, इतनी होगी, ठीक है। अच्छा, फिर क्या कहा कि अब से 3 साल बाद दोनों की आयु का जो गुणनफल है वो हमारा 360 बन जाएगा। तो यानी कि अब से 3 साल, मान लिया यूँ कह रही है कि मैं अभी 7 साल का हूँ और मेरे से एक बड़ा भाई है वो हमारा 10 साल का है, ठीक है। अब से 3 साल बाद, ठीक है, मेरी आयु का गुणनफल कितना होगा? यानी कि हमारी दोनों की, मैं हूँ ये, ठीक है, और ये बड़ा भाई है। यूँ पूछा कि अब से 3 साल बाद हमारी आयु का गुणनफल कितना होगा, ठीक है। तो 3 साल बाद मेरी कितनी होगी? 10 साल, और 3 साल बाद भाई की कितनी होगी? 13 साल, और दोनों का गुणनफल कितना होगा? 13 × 10 130। तो ये उत्तर होगा, ना कि 10 10 7 70, ये उत्तर नहीं होना, ठीक है। 3 साल बाद का पूछा तो 3 साल बाद मेरी कितनी? 10 साल, 3 साल बाद भाई की कितनी हुई? 13 साल, और दोनों की गुना कर दी, 13 × 10 यानी कि 130। सेम बात यहाँ पे है, वर्तमान आयु रोहन की x है, उसकी मम्मी की x + 26 है, ठीक है। और यूं कहा कि अब से 3 साल बाद दोनों की आयु का गुणनफल कितना हो जाएगा? 360, ठीक है। तो सवाल के हिसाब से क्या कह दिया कि x था जो उसका 3 साल बाद रोहन की तो इतनी होगी गुना उसकी मम्मी की 3 साल बाद कितनी होगी? अभी तो x + 26, 3 साल बाद 3 और जुड़ जाएंगे साल, और बराबर किसके? 360 के। इसे हल करो, x + 3 गुना x + 26 और 3 29 बराबर 360 इम्प्लाइज x² + 29 और 3 कितने होंगे? 32, 32x + 29 × 87 बराबर 360, ठीक है। इम्प्लाइज x² + 32x + 87 - 360 बराबर 0। इम्प्लाइज x² + 32x, अब देखो प्लस के 87 माइनस के 360, इसको हल कर दो। यदि मैं 360 में से इसका 60 घटा दूँ कितने बचेंगे? 300 बचे, कितने? 27, 300 में से 27 गए, माइनस के
273 बराबर 0। ठीक है, देखो एक बार 10 में 7 गए 3, यहाँ पे कितने बचे 35, 35 में 8 गए 27। तो ये हमारा क्या बन गया, समीकरण बन गया। ठीक है, चलो तो इस समीकरण को यदि हम हल कर दे तो x का मान आ जाएगा, और x किसकी आई है, रोहन की, तो उसकी मम्मी की भी आ जाएगी। कैसे, x + 26 यानी कि 26 उसमें जोड़ दे तो रोहन की मम्मी की भी आ जाएगी। लेकिन हमें यहीं तक करना बस अभी। ठीक है, यही हमारा उत्तर है, इतना ही। ठीक, समीकरण बनाने थे इसमें, बना दी। अब है सवाल नंबर 4। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, देखो क्या बताया। नमस्ते। भैया जी नहीं आया? नहीं। देखो सवाल कुछ इस तरीके से है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी है, एक रेलगाड़ी है। ठीक है, ये आपकी बुलेट ट्रेन होगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसको जाना है, यहाँ से यहाँ तक जाना है इसको, 480 किलोमीटर दूरी है। ठीक है, यदि ये समान चाल से तय करती है, मतलब एक चाल से चल रही हो। ठीक है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। ठीक है, देखो मान लो इसकी स्पीड अभी x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, मान लिया इसकी स्पीड x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो अभी कितना टाइम लगेगी हो, 480 यानी कि दूरी बटे चाल, इतने घंटे लगेगी हो जाने में। ठीक है, इतने घंटे, दूरी बटे चाल, यही तो हमारा समय हो गया। समय बराबर क्या हुए, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है, 480 किलोमीटर। जा किससे रही, x किलोमीटर प्रति घंटा से, तो समय कितना लग गया हमें, 480 बटे x घंटे। ठीक है, फिर क्या बताया, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती। ठीक है, जितनी है अब इससे 8 कम होती, तो 8 कम कब होती, जब इसमें 60 घटा देते। यदि अभी 60 है तो पहले कितनी होती, तो 60 में से 8 घटा दी, 52 हो जाती, 8 ही तो घटा दी। ठीक है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। अच्छा, अभी तो इतना टाइम ले रही, फिर कितना लेती, 480 यानी कि दूरी बटे चाल, चाल क्या है इस बार, x - 8, इतने घंटे। लेकिन क्या कहा कि ये जो समय है इससे 3 घंटे ज़्यादा है, 3 ही बताया ना, 3 घंटे ज़्यादा है ये समय, इससे 3 घंटे ज़्यादा है। देखो आप खुद देखो, आप यहाँ से अपने स्कूल जा रहे हैं, जिस स्पीड से जा रहे हैं, ठीक है, मान लिया 30 मिनट में पहुँच जाओ, नॉर्मल जो स्पीड है आपकी। यदि आप धीमे चलो तो आप जल्दी पहुँचोगे या देर में पहुँचोगे, धीमी स्पीड से जा रहे हैं। ठीक है, पहले 1 ही मिनट में आप 10-12 पहले आप इस तरीके से चलो थे कि 1 सेकंड में 1 कदम टेक दो थे। ठीक है, तो आपको 30 मिनट लगे। लेकिन अब क्या कर रहे हैं आप, 2-3 सेकंड में केवल 1 ही कदम टेक रहे हैं, यानी ये बहुत ही स्लो जा रहे हैं। तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, जल्दी पहुंच जाओगे, आपको हो सके 60 या फिर 90 मिनट लग जाए, यानी कि धीमे चलने पर आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये भी समय है, ये भी समय है। ये तो समय तब है जब हम x की चाल से चल रहे हैं, ये समय तब है जब x - 8 की चाल से चल रहे हैं, यानी कि कम स्पीड से जा रहे। ये तेज स्पीड से जा रहे, कम स्पीड से जा रहे। तो ज़्यादा समय कौन सा होगा, जिसमें हम कम स्पीड से जा रहे, उसी में तो ज़्यादा समय होगा। तो यही समय इस समय से 3 घंटे ज़्यादा है, यानी कि इसमें से यदि मैं इसे घटा दूँ, 480 बटे x - 8 में से यदि मैं 480 बटे x को घटा दूँ तो वही हमारा कितना होगा, 3 घंटे। ये भी समय है, ये भी समय है। इस समय में से इस समय को घटा दिया तो 3 घंटे बच गए हमारे।
ठीक है, यही हमारा जो था सवाल था। देखो कैसे करेंगे। माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, ठीक। तो देखो दूरी कितनी है हमारी, 480 किलोमीटर। 480 किलोमीटर। अब सवाल के हिसाब से क्या है, सवाल के हिसाब से कहा यदि हम इसकी चाल घटा दें, यदि हम इसकी चाल 8 कम कर दें तो ये 3 घंटे ज़्यादा लगेगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे समझा दी चीज़ें हूँ तो ठीक है, लेकिन फिर भी देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख के, शायद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख के सीधे आप ये लाइन भी लिख सको। ठीक है, क्योंकि 480 किलोमीटर को, ठीक है, यदि x माइनस 8 की स्पीड से जा रहे तो जितना समय लगा वो इससे 3 घंटे ज़्यादा है यदि x की स्पीड से गए। ठीक है, इसे ही हल कर देंगे हम। इसे हल करने के लिए क्या करेंगे, x की गुना इधर कर देंगे। ठीक है, या फिर आप एक काम भी कर सको क्या कि 480 को कॉमन लेके इधर भेज दो। 480 आपने कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा 1/x माइनस 8, यहाँ पे क्या बचा 1/x और बराबर में क्या बचा 3। इसको हल करो, 480 यहाँ बटे में चला गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा 1/x माइनस 8 माइनस 1/x बराबर 3/480। ठीक है, या बटे में नहीं भेजते तो कोई बात नहीं, 3 से फिर भी कट जाएगा। बटे में नहीं भेजना चाह रहे आप, कोई दिक्कत नहीं। 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 3 18 160, यानी कि देखो यहाँ से 3 से एक बार कट गया, ये 160 बार कट गया, तो यहाँ पे तो आया 160। ठीक है, इस ब्रैकेट को थोड़ा सा हल कर लो, x की गुना यानी कि एलसीएम लिया तो x गुना x माइनस 8 आ गया एलसीएम। ठीक है, x की गुना यहाँ पे कर दिया x, बीच में माइनस और x। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस 8। ठीक है, अगर ये बात नहीं समझे तो कोई बात नहीं, देखो हमने ये कर दिया, x की गुना यहाँ कर दी, बीच में वो माइनस था और x माइनस 8 की गुना 1 में कर दी। ठीक है, और ये ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे माइनस था, बराबर में 1। ठीक, इम्प्लाइज 160 यहीं रहने दो, अब भी 160। यहाँ पे देखो x, जब इस ब्रैकेट को खोलेंगे x माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस 8 और बटे में गुना कर दो, x स्क्वायर माइनस 8x बराबर में कितना 1। ठीक है, इसको ओरल कर दो, 160 x से x कट गया, यहाँ पे कितना बच रहा 8 गुना 8। ठीक है, और बराबर में कितना, इसकी गुना 1 में कर देंगे तो यही आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x। आगे देखो तो x स्क्वायर, या फिर ऐसे कर दो 16 8 128, 0 बराबर x स्क्वायर माइनस 8x। इसको उधर ले जाओ, इम्प्लाइज 0 बराबर x स्क्वायर माइनस 8x और माइनस के 1280। ठीक है, उल्टा कर दो, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। ठीक है, यह आपका समीकरण बन गया। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, यदि आप इस समीकरण को हल कर दो तो आपकी रेलगाड़ी की चाल आ जाएगी। ठीक, तो इस तरीके से आपकी प्रश्नावली 4.1 होगी। ठीक है, जिसमें आपने सीखा द्विघात समीकरण क्या हो, पहचान कैसे करी, ठीक है, और समीकरण कैसे बनाए, द्विघात समीकरण कैसे बनाए। ठीक है।